हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटर और आज हम मात्रक एवं मापन का आखिरी पार्ट जिसका नाम है आवेग और घर्षण उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। ओके ओके ओके। क्या होता है आवेग? आइए जी, आवेग इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं इम्पल्स। देख, अगर मैं किसी फोर्स की बात करता हूं, एक तो अपने मेज की बात करते हैं, मेज पे चलते हैं। मेज को मैंने काफ़ी अरसे तक मैंने टाइम से फोर्स लगाता रहा, पर मैंने किसी चीज़ को इस तरह फोर्स लगाए छोड़ दिया। मानता है? अरे मानना पड़ेगा। जैसे फुटबॉल का एग्जांपल ले सकते हो। फुटबॉल को आपने किक करी और बहुत कम समय के लिए किक करी, तो वो क्या है? आवेग है। तो आवेग का अगर सिंपल मतलब देखा जाए, सिंपल देखो, टिपिकल देखो, कैसा भी देखो, पर देख लो, एफ डेल्टा टी। क्या बोलना चाहोगे? किसी भी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बल लगाना आवेग कहलाता है। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। अच्छा, मात्रक की बात करें, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड ये क्या है? आवेग का मात्रक है। विमा की बात करें, आएगा m1 l1 t-2 और इसका आएगा, अरे भाई क्यों करा रही हैं, यह आएगा t1। तो क्या आ जाएगा राजा? m1 l1 t-1। चेक कर लो, m1 l1 t-2 किसका? f का। इसका t1, m1 l1 t-1। चलो भाई, ये आपका हो गया आवेग। आवेग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आवेग क्या है? संवेग का डिफरेंस जो होता है I बराबर में संवेग परिवर्तन। अरे यार ये क्या हो गया? गायब हो गया भाई, गजब है यार ये। अच्छा नीचे आ गया, मतलब यार ये तुम जानते हो इसका नाम क्या है? किल्विश। तो गायब हो जाता है इसमें। चलो ठीक बात है। संवेग क्या होता है? P बराबर में mv की बात करते हैं। कल वाले लेक्चर में बताया हुआ है, संवेग संरक्षण भी बताया हुआ है, संवेग भी बताया हुआ है। सही चर्चा है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर घर्षण पे चलेंगे। छोटा सा पार्ट है ये। यदि किसी वस्तु पर कोई बल अत्यंत कम समय के लिए कार्य करता है तो बल व समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। मात्रक न्यूटन सेकंड की बात करते हैं, बल इंटू समय अंतराल की बात करना चाहेंगे। संवेग परिवर्तन आवेग बराबर में होता है, देख लीजिए, किसी बल का आवेग बल द्वारा संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। P2 माइनस P1 की बात करते हैं। P2 व P1 क्रमशः 0 और t समय पर संवेग है। सही चर्चा, मानते हो? चलो ठीक है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है कि सर संवेग में परिवर्तन कैसे होता है, तो मैं बहुत सिंपल फॉर्म में बता देता हूं। I बराबर में तुमने लिखा ft, तो mv अपॉन में t इंटू टी खपच mv की बात करेगा। ले भाई आ गया। और mv एक्चुअली होता क्या है? संवेग। वैसे तुम भूल सकते हो पर अब नहीं भूलोगे।
सही चर्चा है, चलो ठीक है, आ जाओ दिखा दें। चलो घर्षण क्या होता है, घर्षण देख भाई, अरे यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हिंदी में बात की, सॉरी अंग्रेजी में फ्रिक्शन। अच्छा एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछना वो क्या है कि एक चीज बताओ कि दुनिया में ऐसी कोई सरफेस है, ऐसा कोई समतल है क्या जहां पर फ्रिक्शन ना हो। इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं कि हो सकता हो, पर एक्चुअली नहीं है। पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो फ्रिक्शन लेस हो, घर्षण रहित हो। घर्षण तो होगा ही होगा। अच्छा अगर घर्षण ना हो तो क्या होगा, तो हम चल ही नहीं पाएंगे सर। अगर नहीं विश्वास होता तो आज मार्बल पे, फर्श पे ऑयल गेर के देख लो, कोई भी लुब्रिकेंट गेर लो जो चिकना पदार्थ है और भाग के दिखाओ, फिर कहाँ डॉक्टर के पास जाओ। अरे सही बात है। तो कहने का मतलब क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होती, पर घर्षण होता क्या है एक्चुअली वो तो समझिए। मान लीजिए कि ये कोई समतल है और ये कोई बॉडी है, बॉडी का नाम रख दिया बॉडी ए, डी रख दो, कुछ भी रख दो। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में अगर ये यहां चल रहा है, एफ फोर्स, एरिया पे डिपेंडेंसी नहीं होती, तो यहां क्या लगेगा, घर्षण लगेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना काम। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, बल के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर फोर्स इधर है तो बल कहां है, सॉरी फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन कहां आएगा, इस साइड आएगा, हमेशा हमेशा हमेशा। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो। आसान चीज है मुश्किल है, अरे आसान है जी। अच्छा तो घर्षण खाली तो काम चलाएगा नहीं, दो तीन चीजें होंगी, अरे तो है क्यों नहीं, है ना। चलो घर्षण के प्रकार मेन दो प्रकार होते हैं, उसके बाद बीच में ऐड ऑन होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है स्थैतिक घर्षण। यार मेरी मानना है ना, तो पहले 1 2 3 4 5 स्लाइडें पढ़ चुके हैं, वो पढ़ लेते। दूसरा होता है गतिक घर्षण, इसको मैं बता देता हूं फिर आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब तुम ऐसे बोलोगे सर इसके स्पेलिंग को, सॉरी इंग्लिश क्या बता रहे हो, तो काम आएगी ये। इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। देख स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, तो मतलब इस स्थिति में विराम अवस्था और इस स्थिति में गति की अवस्था। राइटिंग बढ़िया ना मेरी, हाँ मेरे को भी बोलते हैं सारे राइटिंग बहुत बेकार है, अरे हाँ मतलब बढ़िया है। सही चर्चा है। तो अगर आपको यहां पर कोई डिनोशन देना है, मतलब नाम दिखाना है, तो ये क्या है, एफ एस है और यहां क्या आता है, एफ के आता है। ये बेटा घर्षण के लिए है सिर्फ। मान लो एक ही डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपको सारा काम सलटा देंगे। मान लो ये कोई बॉडी है, यहां लग रहा है बल, यहां क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन काहे दिक्कत है, अंग्रेजी हिंदी एक ही बात है, काहे दिक्कत कर रहे हो।
सर हम तो बोले ही नहीं। अब देख, बहुत ही डीप में जाए तो एक चीज बताता हूं, बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल चीज है। क्या होता है कि मान ले, इसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो बात करेंगे उसकी बात करते हैं, सीमांत घर्षण के लिए जो बात करते हैं। आपको ये तो पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन विरामावस्था में या स्टैटिक में तो चलेगी नहीं, ये चीज ये तो पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं इस स्थिति में ये दोनों बैलेंस्ड हैं। सर समझ ही नहीं आया। अरे मेरी बात सुन, 5 न्यूटन क्या मतलब था इसका? विरामावस्था में चल नहीं रहा, संतुलित बल की बात करना स्टार्ट की थी, हाँ या ना? सही बात बोली सर। तो यहां क्या बोल रहे हैं, यहां चीज चल नहीं रही, विश्राम अवस्था में, विराम अवस्था में, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या है, बराबर हैं। चक्कर आ रहे हैं। तो ये क्या है? स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्वेश्चन पढ़ने की संभावना 200%। ऊर्जा की हानि नहीं होती। क्या होता है? लाभ होता है। अरे सिर्फ किसी बात करते हो। अच्छा, इसमें ऊर्जा की हानि होती है भाई। कहने का मतलब इसमें जो काम चलेगा वो Fk पे चलेगा और ऊर्जा की हानि होगी, और बॉडी जो होगी वो गति की स्थिति में होगी। हाँ यार, अभी समझ लो। इसके बाद बता दूंगा कि Fs प्रोपोर्शनल म्यू एस आर होता है, आर पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है, सब बता देंगे। आप तो हमें अभी बताओ। अरे बता देते हैं, लो आर बराबर mg लिख सकते हो। अरे काहे नहीं लिख सकते भाई? आर बराबर mg काहे नहीं? कौन बच्चा बोल रहा है कि नहीं लिख सकते? आओ मेरे सामने, उसको समझाएंगे ना फिर बढ़िया तरीके से कि हाँ बेटा लिख सकते हैं। चलो ठीक है। देख होता क्या है, Fs जो होता है प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर के होता है। अरे भाई उसके बाहर पे तो होगा ना, वेट पे यार, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। तो Fs बराबर में क्या आएगा, म्यू एस आर की बात करेंगे, और म्यू एस जो होता है उसको बोलते हैं गतिक नियतांक या गतिक घर्षण नियतांक। जे बात करी सर, बढ़िया, आप बढ़िया ही करते हैं। हम वाकिफ मानते हो? मानना पड़ेगा। उसकी गली में मुझको जाना नहीं। हाल कैसा है ये बताना नहीं। चलो ठीक बात है, नहीं बताना तो मत बताओ। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो भाई आगे चलते हैं। दुविधाओं का सामना कर चुके हैं, अब सफलता की सीढ़ी नजदीक है। चलो भाई चढ़ते हैं। परस्पर संपर्क में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क तक के समांतर एक बल कार्य करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह बल घर्षण बल कहलाता है। खपच सही है। घर्षण बल, गति की दिशा, घर्षण बल दोनों की बनती नहीं है। अरे सर हमारी भी नहीं बन रही आजकल। घर्षण मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्थैतिक घर्षण, जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दो तलों के मध्य घर्षण बल जिसमें कोई सापेक्ष गति नहीं है, स्थैतिक घर्षण। अरे यार तुम सिंपल सोचो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्थैतिक, रुका हुआ, स्टैटिक। तभी तो बोलता हूँ भाई, हिंदी के साथ अंग्रेजी अगर आती होगी ना तो बात करने में सुलित रहेगी। अरे किससे बात करोगे तुम? ये F क्या है? बल है, और ये Fs क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण प्रकृति में समय व्यवस्थित हो जाता है। यह कोई स्थलों के मध्य सापेक्ष विश्राम अवस्था में बनाए रखता है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आया दिमाग में। चलो आगे चलते हैं, फिर बताता हूँ। स्थैतिक घर्षण का मान 0 म्यू एस आर के मध्य होता है। इंपॉर्टेंट डाल लो भाई, अर्थात 0 या तो बराबर या लेस देन या इक्वल रहेगा। देखिए मैंने बराबर में बताया आपको। अरे भाई बराबर बताया ना इस तरह से, इन दोनों का मतलब या तो कम होगा या बराबर होगा, तो मैंने बराबर में बता दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। स्थैतिक घर्षण के कारण कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती। स्थैतिक घर्षण के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं अथवा स्थैतिक घर्षण कार्य कर सकता है। अब ये जो एग्जांपल है ना,
तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन लाने वाला है। सर परिवर्तन तो किसी और को लाने के लिए लाया था, पर वो तो हमें कुछ और ही ला गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो दुख दर्द पीड़ा होनी चाहिए थोड़ी बहुत। देख क्या होता है, मान ले बहुत सिंपल सी बात है और बहुत ही तगड़ी बात है, 6 न्यूटन की बात कर रहे हो आप, किसी बॉडी पर 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी फिर भी नहीं खींच रही है, विश्राम अवस्था में है। भाई समझ लेना है कि क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वापस बोल रहा हूं, आप किसी बॉडी को खींच रहे हो और वो बॉडी खींची नहीं जा रही, वहीं पे स्टेबल है। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा स्थैतिक फ्रिक्शन है उसने इस बल को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अगर बैलेंस नहीं होता तो खचक करके आगे चल पड़ता ना। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस स्थिति में इसका मान क्या होगा, या तो 6 के बराबर होगा पर 6 से कम नहीं हो सकता। अगर मान लो यहां का मान 10 हो जाए तो क्या होगा, मान लो तुम्हें गिवन है यहां की वैल्यू 10 है, तो क्या होगा, बॉडी यहां चलनी स्टार्ट हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। ये जो लाइन लिखवाई है ना, ये वाली, इसको स्टार मार्क कर लो। समय व्यवस्थित हो जाता है, अगर वहां 6 लग रहा है पीछे 10 है तो 6 ही हो जाएगा। ये नहीं है 4 लेके पीछे बॉडी को। ऐसा कभी हुआ है क्या जिंदगी में कि तुम यहां खड़े हो, फ्रिक्शन तुम्हें अपने पीछे खींच रहा है? अरे अभी तक तो नहीं हुआ सर। सही मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी। चलो ठीक बात है, चलें आगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपने फ्रिक्शन को बढ़ाना, मतलब सॉरी, बल की बात बढ़ानी स्टार्ट कर दी। आओ, यदि आरोपित बल को निरंतर धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण समय प्रतिरोध से संतुलित कर देता है। क्या बोला था, उधर 6 था इधर 10 था, अगर तुम इधर 7 करते तो ये भी 7 हो जाता, 8 करते 8 हो जाता, 9 करते 9 हो जाता, 10 हो जाते 10 हो जाता। पर अगर आपने 10.1 भी कर दिया तो स्थैतिक घर्षण नहीं रहा। एक लिमिट होती है भाई, उस लिमिट से क्रॉस कर दिया तो जिंदगी में दुख दर्द, ओहो तन्हाइयां। चलो कोई बात नहीं सर, समझ मान रहे हो? तो समय को व्यवस्थित करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आप बढ़ा रहे हो, 7 कर दिया वहां भी 7 हो जाएगा, 8 कर दिया 8 हो जाएगा, 9 9, 10 10, 10.1 चलना स्टार्ट, या तो कम या बराबर। अंततः एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु ठीक गति प्राप्त करने वाली होती है। इस समय पर वस्तु पर अधिकतम स्थैतिक घर्षण का कार्य करता है, जिसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। लिमिटिंग का मतलब क्या होगा, अब लिमिट आ गई भाई, इससे अगर 0.1 भी ऊपर उठे तो बस रिश्ते खत्म। नहीं समझा? समझ जाओ। ये एफएस है। अरे यार छोटू सा बना है एफएस, कोई नहीं, हो जाता, मैं लिख देता हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा दिया। वैसे इसको एफएस मैक्सिमम बोलते हैं भाई। नहीं, कई जगह एफएस भी दिया होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एफएस मैक्सिमम बोलोगे तो तुम्हें फील आएगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। एफएस मैक्सिमम बराबर है म्यूएस आर ही होता है। सर लिख के बताओ तब हम बने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अरे दादा क्या ही दिक्कत कर रहे हो। इसमें क्या चेंज आ सकता है तू समझ। इसकी वैल्यू 7 होगी, आर की वैल्यू mg है, मास दिया होगा, जी की वैल्यू पता है 10 9.8 जो भी रखना रखो, और कहानी खेल खत्म हो, म्यूएस की वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है म्यूएस की वैल्यू दियो, आर की वैल्यू दियो, और कम कहानी खत्म हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक बात है। यहाँ मैक्स लगा दो, मैं मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, अब ये गलत नहीं है,
पर हमें फील नहीं आ रहा। गुणांक आर अभिलंब के प्रतिक्रिया 6। यहां कई जगह आपको एन भी दिया होगा। नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं जब। सीमांत घर्षण का परिमाण संपर्क बलों की प्रकृति तथा उनके खुरदेपन या चिकनेपन पर निर्भर करता है। यह संपर्क बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये तो आते ही बता दिया, घर्षण जो एरिया की बात नहीं करता। कहने का मतलब क्या है कि आप मान लो एक आपने पानी डोल दिया, उस समय घर्षण की वैल्यू कुछ अलग होगी। एक जगह आपने क्या कर दिया, ग्लिसरीन डोल दी या हनी डोल दिया, शहद या तेल डोल दिया, उस टाइम कुछ अलग बात होगी। गतिक घर्षण, गतिक घर्षण नहीं, गतिक लिखो इसको यार। वैसे किताबों में गति भी होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक एनर्जी याद आ गई क्या? किसी भी बॉडी को चलने के लिए जो काम में यूज करते हैं एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या दिक्कत है? चलो, सापेक्ष गति वाले दो तलों के बता चुके हैं कि मध्य घर्षण बल गति घर्षण कराता है। गति घर्षण का परिमाण दो तलों के मध्य कार्य का अभिलंब के समानुपाती होता है। जहां जहां एफ एस था वहां वहां एफ के आ जाएगा, जहां जहां म्यू एस था वहां वहां म्यू के आ जाएगा। चेक कर सकते हो। सही चर्चा है। बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। गतिक घर्षण का यह बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। गतिक घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य संरक्षी है तथा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। अतः गतिक घर्षण की स्थिति में हमेशा ऊर्जा की हानि होती है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्लाइडिंग, एक होता है रोलिंग। रोलिंग का मतलब घूमने की बात कर रहा है। आसान चीज़ है, मुश्किल है नहीं है, आराम से करते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गतिशील होती है तो दोनों वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति के कारण कार्यगत बल जो होता है वो गतिक घर्षण कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। ये देख रोल कर रही है इस पे, पहिए की बात कर सकते हो तो एम जी एफ आर मतलब रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि रोलिंग फ्रिक्शन में घर्षण नहीं लगता है भाई, क्या दिक्कत कर। घूर्णीय घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, घर्षण को घूर्णीय घर्षण कहते हैं। म्यू बराबर में एफ अपॉन एन, स्टार मार्क कर लो। आपके इसके अलावा कुछ भी आता नहीं है। नीट जेई में बात करोगे तो थोड़ा लंबा चलता है काम। तो ये नीचे लुढ़क रहा है तो हम क्या बोलेंगे, घूर्णीय घर्षण। उसमें ऊपर भी जाती है बॉडी, तो जहाँ फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट क्या लग जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन लग जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग जाएगा, घूर्णीय घर्षण। tan थीटा बराबर में क्या आता है, म्यू आता है, और एफ अपॉन एन की बात करना स्टार्ट करते हैं। एक ही बात है। एफ क्या है यहाँ पर, सीमांत घर्षण की बात, सीमांत घर्षण की बात कर रहा है, और म्यू क्या है, घर्षण गुणांक की बात करना चाह रहा है। थीटा बल के परिणाम के आर के मध्य का निर्मित कोण है। आर और एम जी की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर तुम्हें डेप्थ में जाना है। जैसे ये आर और एम जी को बैलेंस कर रहा है तो इनके बीच में एक एंगल बनता है थीटा, तो उसके कंपोनेंट करते हैं आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चलो ठीक बात है सर, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, नहीं तो हम किसी की बात मानते नहीं, पता है हमें। महत्वपूर्ण बिंदु, इसको मैं लिखता हूं चांद सितारे तुम हो हमारे। पहला आवेग पढ़ा हमने, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स, आई। फॉर्मूला होता है एफ डेल्टा टी।
आई का जो वैल्यू होता है P2 माइनस P1 से भी गिवन मिलता है हमें, इसको बोलते हैं संवेग में परिवर्तन। दूसरा हमने पढ़ा घर्षण, बल के विपरीत दिशा में लगता है। कितने टाइप, अगर तुम कहो तो मैं इसको कैसे लिख दूं? ये हो गया स्थैतिक घर्षण और दूसरा हो गया गतिक घर्षण। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और इसको बोलते हैं काइनेटिक। समय व्यवस्थित हो जाता है, इंग्लिश में बोले सेल्फ एडजस्टेबल। तो अगर इसको थोड़ा ऊपर करें तो हम बोलेंगे Fs बराबर में म्यू एस आर की बात करेंगे। घना गुलाबी काम हो रहा है भाई। आर एम जी एफ और ये आएगा एफ एस। इसमें सारा काम लिख तो दें पहले। ऊर्जा की हानि नहीं होती। गति की अवस्था की चर्चा। ऊर्जा की हानि होती है। सही चर्चा। फॉर्मूला आएगा एफ के बराबर में म्यू के आर। आर एम जी एफ एफ के। सीमांत घर्षण वो देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है वो, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? बल के अधिकतम मान पर भी गति की अवस्था और इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहोगे तो एफ एस मैक्स म्यू एस आर की बात करेगा। लो भाई, घर्षण आवेग सब खत्म हो गया। एक स्लाइड में हमने सब लिख दिया। वाकिफ तरीके से मानते हो? आसान चीज है, मुश्किल है, बनाओगे तो बनती जाएगी। चलो ठीक बात है। देखो भाई, नोट्स बनाते रहो। ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करना स्टार्ट करेंगे। सारे सीक्वेंस से अगर वीडियो देखे होंगे तो काम बनना प्रारंभ रहेगा, नहीं तो दुख दुविधा पीड़ा तो रहती ही रहती है और आ जाएगी, और तो क्या दिक्कत है। सही है सर। उसकी गली में मुझको जाना नहीं और हाल कैसा है ये बताना नहीं, बड़ी हसरत है उस आलम दिन की, वो बोले मैं हूँ और मैं कहूँ पहचाना नहीं। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।